तो वो रीज़न 6 महीने दूर का कम से कम लेके चलो। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि आपने 10 लाख बैलेंस कहाँ से लेकर आए होते। पासपोर्ट तो ऑब्वियसली अब आपको पता ही होगा, तो ऑब्वियसली रिजेक्शन ही आएगा जिस प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग दिखाने की। अभी थोड़े टाइम पहले तक क्या था कि कोई भी टाइप की वर्क परमिट या पीआर या कोई भी टाइप की फ़ाइल अप्लाई करते हैं ना कनाडा के आईआरसीसी में, तो प्रोसेसिंग टाइम इतना ज़्यादा था कि बहुत प्रॉब्लम हो रखी थी, स्पेशली वर्क परमिट के लिए। इनसाइड कनाडा वर्क परमिट प्रोसेसिंग टाइम अभी 5 to 6 मंथ्स दिखा रहा था कुछ टाइम तक, बट अभी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। बहुत सारी चीज़ें बेटर हुई हैं क्योंकि गवर्नमेंट भी चेंज हुई है, तो उन्होंने ना, जैसे नई गवर्नमेंट आई है तो टाइम लगता ही है कंट्रोल लेने में, तो ऐसे टाइम लगा। बट गुड थिंग इज़ विजिटर वीज़ा, आज के टाइम पर विजिटर वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है 29 डेज़ अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हैं तो ये टाइम दी बेस्ट है विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। अगर आपको भी कोई प्रोसेसिंग टाइम ऐसे चेक करना है तो मैं वेबसाइट का लिंक आपको दे दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कि आपको किस टाइप की एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया है। अब जैसे विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा अगर हम कर रहे हो तो पूछता है कि आपने कहाँ से अप्लाई किया है, तो हम अपनी कंट्री का नाम देंगे यहाँ पर। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंडिया के लिए ट्राई कर रही हूँ, तो 29 डेज़ कुछ भी नहीं है, 29 डेज़ यानी कि 1 महीना। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 1 महीना क्या होता है। वैसे तो ये प्रोसेसिंग डेज़ का मतलब होता है कि जो वर्किंग डेज़ है, यानी कि 30 वर्किंग डेज़, एक मंथ के अंदर 22 वर्किंग डेज़ होते हैं, तो 29 लगा लो, 1.5 महीने के आसपास, 1.5 मंथ है ना, तो वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। वो भी टाइम होता था जब विजिटर वीज़ा के लिए भी 5 मंथ्स में रिप्लाई आता था। अगर लोगों ने रीज़न अप्लाई किया कि चलो हमारे किसी फैमिली मेम्बर का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो जब तक वीज़ा आता था तब तक वो बर्थडे निकल भी जाता था। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये दी बेस्ट टाइम है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो रीज़न क्या आप इंक्लूड कर सकते हो जिसकी वजह से आज का टाइम दी बेस्ट है। जब भी आप विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन लगाते हैं ना, चाहे खुद के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, तो मेक श्योर करो कि उसके अंदर ना टाइम ऐसा लो जो कि फ्यूचर का हो। मतलब फ्यूचर मेरा मतलब 1 या 2 महीना नहीं, कम से कम 5-6 महीने फ्यूचर का हो। जैसे कि अभी है जुलाई, अगर आप दिसंबर का कोई रीज़न दिखाते हो कि मेरा ये फैमिली मेम्बर आ रहा है, या फिर जैसे आप खुद के फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद के लिए फ़ाइल अप्लाई कर रहे हो कि मैं कनाडा जाना चाह रहा हूँ इस रीज़न के लिए, कनाडा घूमने के लिए या अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए, तो वो रीज़न 6 महीने दूर का कम से कम लेके चलो, क्योंकि फिर वीज़ा में प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, फिर वीज़ा आएगा, स्टैंपिंग होगी, टिकट होगी, ये सारी चीज़ों में, टिकट तो खैर पहले हो जाती है, बहुत सारा टाइम लगता है इन चीज़ों में। वीज़ा ऑफिसर की तरफ से कोई बेकार का क्वेश्चन ना आए कि जैसे आपका टाइम निकल गया, अब आपका रीज़न ही नहीं बचा है, जिसके बर्थडे में जा रहे थे वो बर्थडे ही निकल गया, तो आपकी फ़ाइल तो वैसे ही इनवैलिड होगी। तो आज के टाइम पर अगर जुलाई में आप अप्लाई करते हो तो आप ये रीज़न दिखा सकते हो कि अभी न्यू ईयर आ रहा है, दिसंबर है, दिसंबर में क्रिसमस होगा, न्यू ईयर होगा, तो कनाडा में ये सब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। एंड आई वांट टू सी ऑल दीज थिंग्स, और मुझे ये खुद को गिफ्ट देना है, और मुझे ऐसे मतलब खुद को, मुझे ये सब चीज़ें देखनी है, एक्सप्लोर करनी है, तो ये रीज़न आप दिखा सकते हो अपनी फ़ाइल में। और जैसे ईयर एंड पे छुट्टियां भी होती हैं, सबके ऑफिस की होती हैं, आप भी दिखा सकते हो कि मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ, तो उस सब के अकॉर्डिंग आज अभी जुलाई, अगस्त, ये सब टाइम ना दी बेस्ट टाइम है। अगर आप ये सब रीज़न दिखाते हो तो आपके अप्रूवल के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। बट इसके साथ आपकी फ़ाइल का अप्रूवल ना कुछ और डॉक्यूमेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि वो सारे होंगे तभी फ़ाइल अप्रूव होगी, वरना नहीं। और वो रीज़न क्या होंगे, मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, देखो सबसे पहले तो होता है आपका बैंक लेटर कि आपने कितना फ़ंड मेंटेन कर रखा है अकाउंट में, कितनी आपके पास सेविंग्स वगैरह हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एम्प्लॉई है जिसने 1 साल पहले जॉब शुरू करी है और वो कह रहा है कि मेरे पास 10 लाख का बैलेंस है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि आपने 10 लाख बैलेंस कहाँ से लेकर आए। तो आपको इस तरीके से सोच के चलना है कि अगर कोई अनजान आदमी आपकी फ़ाइल देखे तो उसके माइंड में क्या क्वेश्चन आएगा, उस हिसाब से अपने फ़ंड दिखाओ। सबसे मेन ये 2-3 बातें ही होती हैं विजिटर वीज़ा के लिए, अप्रूवल के लिए, कि भाई आप यहाँ पर आकर क्या करोगे, फ़ंड्स कहाँ से लाए,
और वापस क्यों जाओगे अपने कंट्री में, वो रीज़न दिखाना ज़रूरी होता है। अगर फ़ंड की बात करो कि कितना फ़ंड दिखाना सही होता है, नॉर्मली एक GIC होती है ना, फॉर एग्जांपल पहले 6 लाख की होती थी, आजकल GIC इन्होंने 12 लाख की कर दी है। तो आप 10 लाख का फ़ंड लेकर चलो कि अगर एक इंसान की फ़ाइल आप दिखा रहे हो, अपना एक इंसान की फ़ाइल अप्लाई कर रहे हो विजिटर वीज़ा, तो आपको 8 से लेके 10 लाख के बीच में कोई भी अमाउंट दिखाना है। इसमें आप 6 मंथ्स का स्टे नहीं करोगे, वैसे तो आप 1 या 2 महीने का स्टे दिखाते हैं, बट अगर आपका 6 मंथ्स का है तो फिर आपको फंडिंग थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी। सेम ऐसे ही अगर फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ का दिखा रहे हैं वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आपको फिर 13-14 लाख ऐसे आपको दिखाना चाहिए, तब फाइल के चांसेस बढ़ते हैं अप्रूवल के। इसी तरीके से अगर आप अपनी होम कंट्री की CA रिपोर्ट ऐड करते हैं प्रोफाइल में, CA रिपोर्ट होती है नेटवर्थ रिपोर्ट, इसके नाम अलग अलग होते हैं। मेन क्या होता है कि CA आपके नाम पर पूरी रिपोर्ट बना के देगा कि कितना आपके पास कैश फंडिंग है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी कितने की है, कल को आप वापस जाओगे तो क्या रीज़न होगा कि आप उसके लिए वापस जाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो मेरे पास इंडिया में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ रहने के लिए उन प्रॉपर्टीज़ को सेल तो करूँगी नहीं, तो मेरे को वापस जाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको भी अपनी एक नेटवर्थ रिपोर्ट बनवानी है, उसके अंदर अपनी सारी चीज़ें ऐड करवाओ। गोल्ड कितना है यहाँ पर, कार कितनी है, बाइक कितनी है, ज़मीन कितनी है, सब कुछ। और थर्ड जो मेन पॉइंट होता है कि यहाँ आकर करोगे क्या, मतलब किसी से मिलने आ रहे हो, घूमने आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो, तो वो रीज़न आपको अच्छे से जस्टिफाई करना होगा। अब फॉर एग्जांपल कोई दूर का रिश्तेदार है इतना दूर बोल दिया, तो उस रिश्तेदार के बर्थडे के लिए आप दिखाओ कि मैं आ रहा हूँ, तो सबको दिखेगा ना कि आप कोई ये वैलिड रीज़न नहीं है, झूठ बोल रहे हो। तो ऐसा रीज़न दिखाओ जो सच लगे, और जैसे 5-6 महीने का टाइम पहले लेके अप्लाई करोगे ना, तो सच में भी लगेगा कि हाँ भाई इनका प्लानिंग होगी, खुद के लिए गिफ्ट होगा, कुछ ना कुछ रीज़न होगा। 1 महीने के बाद का बर्थडे दिखा रहे हो, और कुछ लोगों की मैंने देखी है ऐसे फाइल जो 1 महीने बाद का बर्थडे दिखा देते हैं और अप्लाई कर देते हैं, तो ऑब्वियसली रिजेक्शन ही आएगा। अगर प्रोफाइल में ना आइटनरी ऐड कर सकते हैं तो दी बेस्ट होता है। आइटनरी मेरा मतलब है जैसे कि आप मान लो 1 महीने के लिए घूमने आ रहे हो, सोचने के लिए, फॉर एग्जांपल बोलने वाली थी मैं, बहुत ज़्यादा बोलती है ना फॉर एग्जांपल, तो अब नहीं बोल रही मैं। तो सोचो घूमने के लिए आ रहे हो, तो आप कौन कौन सा सिटी घूमोगे, कहाँ कहाँ, उस सिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखोगे, वो सारी चीज़ें ऐड करो। उसके साथ अगर आपकी रिटर्न की टिकट है तो बस वारे नारे हैं, फाइल अप्रूव होनी है। अगर आपने रिटर्न टिकट ऐड कर दी है तो डमी टिकट्स भी बन जाती हैं, लोग कई बार वो डमी टिकट्स भी ऐड करते हैं जिस प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए। रिजेक्शन की बात करें तो बहुत रिजेक्शन आते हैं विजिटर वीज़ा में, बट अगर ढंग से फाइल अप्लाई करो सोच समझ के तो अप्रूवल भी आते हैं। लोग खुद की फाइल खुद ही अप्लाई कर लेते हैं, कई बार एजेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, तो बस बैठ के आपको SOP ढंग से लिखनी होती है कि आप क्या करते हो, यहाँ क्या करोगे और कैसे वापस जाओगे। बस यही 3 चीज़ों का आप रट्टा लगा लो, ये चीज़ें आपने अच्छे से मेंशन कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा एक पॉइंट बनता है कि किस बेस पर रिजेक्शन आते हैं। एज का बहुत बड़ा मैटर है कनाडा में। सोचो कि अगर कोई सिंगल बच्चा है, 28-30 साल का है, वो कनाडा आना चाह रहा है, तो फेयर चांस है रिजेक्शन आएगा फाइल का। पर जैसे पेरेंट्स हैं, फंड्स मेंटेन है, वापस जाने का रीज़न है, तो चांस है कि रिजेक्शन नहीं आएगा। तो अपनी एज भी देखकर प्लान करें। नेक्स्ट और क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जैसे कि आपका वर्क एक्सपीरियंस है, कोई अपने काम जॉब कर रखा है ना, तो वो डॉक्यूमेंट ज़रूर ऐड करो। अपनी पढ़ाई के डॉक्यूमेंट ऐड करो। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है इन्विटेशन लेटर, जो कि उन लोगों के लिए जिनका कोई रिश्तेदार कनाडा में रह रहा है और वो उनसे मिलने आना चाहते हैं। तो जो बंदा कनाडा में है वो क्या करेगा, कोर्ट जाके एक लेटर लिखवाएगा कि ऐसे ऐसे, जैसे अपने इंडिया में एफिडेविट बनता है ना, सेम ऐसे ही कि ऐसे ऐसे मैं इस बंदे को बुलाना चाहता हूँ, मेरा यहाँ पर ये स्टेटस है और मैं इस बंदे को इस रीजन से इस डेट से इस डेट तक के लिए बुलाना चाहता हूँ। तो कोर्ट उस पर स्टैंप लगा के लॉयर से देंगे, और वो लेटर अगर वीज़ा फाइल में अटैच करते हैं तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अप्रूवल के। और उसके बाद फिर तो आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, और अगर कोई छोटी मोटा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर रखी है तो उनका एक्सपीरियंस है, उनका लेटर है, तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। बैंक लेटर वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट इसके लिए नहीं चाहिए होते। पासपोर्ट तो ऑब्वियसली अब आपको पता ही होगा। सो बस फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, आप अपनी फाइल में अटैच करो। एंड ये वाला रीज़न भी आप दिखा सकते हो कि ईयर एंड पे ऐसे घूमने आना चाहते हैं, छुट्टियाँ यूटिलाइज़ करेंगे,
सो एंड आई एम श्योर कि आपकी फ़ाइल का अप्रूवल ही आएगा। और विजिटर वीज़ा से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को क्वेरी में या कमेंट सेक्शन में ऐसे पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।